राजेंद्र मिश्र। आप देख रहे हैं संग्राम न्यूज। मुंबई के उत्तर भारतीय नेताओं से 10 सवाल कार्यक्रम के तहत आज हमने बातचीत की सुप्रसिद्ध समाज सेवी और कांग्रेस नेता डॉक्टर हरीश कोरी से। डॉक्टर कोरी का जन्म मुंबई में हुआ था। उनके पिता स्वदेशी मिल में नौकरी करते थे। उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई चरनी रोड स्थित मित्तल आयुर्वेदिक कॉलेज से पूरी की। व्यवसाय के साथ साथ उन्होंने समाज सेवा का काम भी जारी रखा। भारतीय मानव कल्याण महासमिति के मुंबई अध्यक्ष के रूप में वे लंबे समय से गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में डॉक्टर कोरी उत्तर मध्य मुंबई के जिला महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं। कोरोना काल में उन्होंने बीएमसी वार रूम के मेडिकल ऑफिसर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बड़े पैमाने पर गरीबों और जरूरतमंदों तक मेडिकल सुविधा पहुंचाने का काम किया। डॉक्टर साहब, आजकल आप किस सामाजिक अभियान पर काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं संग्राम न्यूज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारे जैसे व्यक्ति को ढूंढ करके निकाला और अपने चैनल पर बुलाया। सर, आपका जो प्रश्न है कि वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूं, तो सर मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर बीएमसी वार्ड में वार रूम से काम कर रहा हूं। जितने भी कोविड पेशेंट हैं उनकी सेवा में लगा हूं। आने वाले दिनों में महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं। आप कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं और कांग्रेस किस रणनीति पर काम कर रही है? अब जहां तक सवाल है सर इस वक्त महानगर पालिका का, हमारे मुंबई के अध्यक्ष भाई जगताप जी पूरी जान लगा करके काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र में, हर वार्ड में, हर डिस्ट्रिक्ट में काम करवा रहे हैं। तो वार्ड से लेकर के डिस्ट्रिक्ट तक उनका जो कार्य चल रहा है, इस कार्य में उन्होंने नियुक्ति तो सबको कर दी है। ऐसे वर्तमान में मैं मुंबई कांग्रेस का अल्पसंख्यक विभाग से जनरल सेक्रेटरी हूं और डिस्ट्रिक्ट में मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। 2 पद पर कार्यरत हूं। तो महानगर पालिका के कार्य के लिए चुनाव में हमारे अधिक से अधिक कैंडिडेट चुनकर आए, इसलिए हम लोग जी जान से हर गली कूचे में सेवार्थ लग गए हैं और ये हमारा अभियान अभी से शुरू हो गया है। क्या आप मानते हैं कि हाल के वर्षों में उत्तर भारतीयों की सामूहिक नेतृत्व की सोच में कुछ परिवर्तन आया है? देखिए, उत्तर भारतीय तबका जो है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले लोग, चप्पल जूते वाले से लेकर के भाजी सब्जी बेचने वाले लोग, ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग, टैक्सी चलाने वाले लोग, ऐसे मुंबई की सेवार्थ में लगे हुए हैं, हर कोने में लगे हुए हैं और ये बेचारे अपने रोजी रोटी की तलाश में आए हैं। ये गरीब तबका है जिसको आप गऊ कह सकते हो, गाय कह सकते हो। मैं मानता हूँ उसमें कुछ लोग, सारी उंगलियाँ एक समान नहीं होती हैं। कुछ लोगों ने जो अभी हाल फिलहाल में जो कार्य किया है उसकी मैं बहुत ही निंदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उत्तर भारतीय ये यहाँ पर मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहे। हमारे राज ठाकरे साहब का भी यही कहना है कि हमारे मुंबई का जो उत्तर भारतीय हैं उनके लिए, उनके मन में कोई भी दुराचार नहीं है। वो चाहते हैं कि सब मिलजुल करके रहें और उत्तर भारतीय भी चाहते हैं कि वो मुंबई की सेवा में लगे रहें। उससे उनका भी पालन पोषण होते रहे, उनके परिवार का भरण पोषण होते रहे और उनको इकट्ठा करने का काम जो है, ये हमारा उत्तर भारतीय संघ कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष संजय निरुपम जी हैं, वह भी लोगों को समझा बुझा करके इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हमारी ताकत जो है वह एकजुट होकर के रहे। उनके ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार के विरुद्ध, अब अन्याय अत्याचार का मतलब ये हो गया कि उनने जो अन्य सरकारी तबकों के द्वारा दबाव डाला जाता है तो उस दबाव का प्रत्युत्तर दे सके, वो भी अपने ऊपर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ सके। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे उत्तर भारतीय जितने भी हैं, चाहे वो बिहार से आए हों या उत्तर प्रदेश से आए हों, वो सब एक होकर के, इकट्ठा होकर के अपनी ताकत का सामूहिक जब तक वो प्रदर्शन नहीं करते हैं तब तक सरकार के अंदर उनकी भागीदारी नहीं हो पाएगी। ऐसा मेरा अपना सोचना है। 80 के दशक के आसपास जो है उत्तर भारतीय काफी यूनाइट थे।
बाद में उनमें बिखराव आ गया। आप समाज को किस तरह से जोड़ने की योजना बनाते हैं? जहाँ तक 80 की बात है, उस समय और आज के समय दोनों में काफ़ी अंतर आ चुका है। जब उत्तर भारतीय मुंबई में आए थे, उनके पास कमाने के साधन बहुत सारे थे, रहने के भी साधन थे, उन्हें सस्ते में घर मिल जाता था और लोग समय भी दे पाते थे। जहाँ भी मीटिंग होती थी वहाँ इकट्ठा होते थे और हमारे कुछ ऐसे लीडर भी थे उत्तर भारतीयों के, जो उन्हें एक सूत्र में बांध करके चला रहे थे। आज ये बिखराव जो आया है, इस बिखराव के पीछे हमारी एकता की कमी हो गई है और नेतृत्व की कमी हो गई है। और अगर हम उस एकता और नेतृत्व को फिर से पुनर्गठित करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर भारतीय मुंबई में शांतिपूर्वक रह करके अपना भी पालन पोषण करेंगे और मुंबई का भी विकास करेंगे। क्या हाल के वर्षों में उत्तर भारतीयों की जातीय संरचना में कोई परिवर्तन आया है? देखिए, जातीय संरचना यह मुंबई की समस्या नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। और उत्तर भारतीयों की जातीय संरचना को आप इसलिए विश्लेषण नहीं कर सकते हैं क्योंकि उत्तर भारतीय के हर जाति के लोग हर जगह काम कर रहे हैं, कार्य के आधार पर और जाति के आधार पर। अब हम इनको अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी जाति एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। यहाँ पर ना तो कोई दलित है और ना तो कोई उच्च वर्णीय है, ना कोई वैश्य है। यह सब भाईचारा का संदेशा पूरे हिंदुस्तान को मुंबई से दिया जाता है। और कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी सवर्ण ने किसी दलित को पीटा हो या उस पर अन्याय हुआ हो, जो कि आजकल हम अक्सर उत्तर प्रदेश और बिहार में सुनने में भी आता है और हमने हाथरस का भी कांड देखा है। तो मुझे ये सिर्फ इतना कहना है कि मुंबई या सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जातीय संरचना है ही नहीं, यहाँ सब भाई मिल करके काम कर रहे हैं और मुंबई का विकास कर रहे हैं। पहले उत्तर भारतीय कुछ गिने चुने धंधों में लगे थे, अभी आप क्या मानते हैं कि उत्तर भारतीयों ने विभिन्न क्षेत्रों में भी प्रदर्शन किया है? बिल्कुल सही कहा आपने। अपने जो उत्तर भारतीय जब आए थे शुरुआत में, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये दूध बेचने का धंधा करते थे, कुछ गौ पालन करते थे और अपने उत्तर भारतीय कुछ भाजी वाजी बेचते थे। और कुछ लोगों ने इस तरह मेहनत करके, जैसे राजहंस सिंह हैं, इन्होंने तबेला से शुरुआत किया था और बाद में राजनेता बने। हमारे जो कृपाशंकर सिंह हैं, ये भाजी का धंधा शुरुआत किए थे और आज भी वो राजनेता बने। लेकिन आज की डेट में अब कोई धंधा विशेष नहीं रह गया। लोग पहले उत्तर भारतीयों को भैया कहते थे, जाति का संबोधन नहीं था। भैया का अर्थ है बड़े भाई। तो ये प्यार हमें मराठों से मिला और भैया उन्होंने कहा, तो हम लोगों ने भी उनको अपना भाई समझकर उनके साथ मिलजुल कर रहे हैं। जहाँ तक कार्य का सवाल है, अब कोई कार्य विशेष नहीं रह गया है। अब लोग टैक्सी चलाने लगे हैं, ऑटो रिक्शा चलाने लगे हैं। उत्तर भारतीय लोग संपादक हो गए हैं। उत्तर भारतीय के तमाम लोग आज डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े उद्योगों में भी लगे हुए हैं। तो अब कोई एक क्षेत्र का बंधन नहीं रह गया है कि भैया बोला तो उत्तर भारतीय बोला तो दूध वाला या भाजी वाला। तो अब हम लोग बहुमुखी प्रतिभा लेकर के उतरे हैं, क्योंकि मुंबई में कई वर्षों से लोग रहते हैं। लोगों के बच्चे पढ़ लिख करके होशियार हो गए हैं और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रतिभा दिखाना शुरू कर। क्या आप मानते हैं कि राज ठाकरे जी के नेतृत्व में मनसे का जो उदय हुआ, उससे उत्तर भारतीयों की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? देखिए, लोगों में लोग भ्रम फैला देते हैं और उनकी बातों को तोड़ मोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। राज ठाकरे जी एक अच्छे नेता हैं। उनका कहना है कि जैसे अभी किसी का घर है,
उनके घर में आप जाते हो तो अगर आपको शांतिपूर्वक सब कुछ मिलता है तो आप कमाइए खाइए, आप उन्हें इससे कोई भी उनका टकराव नहीं है। उनका यही कहना है कि जो मुंबई कर हैं, जो मुंबई में जिनका 20 साल 25 साल या 50 साल से जो यहाँ रहते हैं वो सब अपने अपने भाई लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हर जगह आ जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से बिहार से कुछ लोग आ जाते हैं, और अगर वो यहाँ पर आकर के यहाँ के लोगों को अगर वो धमकी देते हैं या उन पर आक्रमण करते हैं तो ये उनकी गलती है। उनको ये बात समझना चाहिए और उनकी वजह से सारे उत्तर भारतीयों को तकलीफ भी नहीं होना चाहिए। मैं राज ठाकरे जी से ये भी गुजारिश करूँगा कि वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, उनको वोट जो है हमारे उत्तर भारतीयों का भी बहुत मिलता है और हम उत्तर भारतीय उन्हें बहुत पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। तो राज ठाकरे का जो विज़न है वो अपनी जगह पर सही है और हमारे उत्तर भारतीय भाई जितने हैं वो उनकी भावनाओं को समझ करके और एक साथ मिलजुल करके काम करें। आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मुंबई ये आर्थिक नगरी है और मुंबई में सबका पालन पोषण बड़े आसानी से हो जाता है। क्या आप मानते हैं कि मुंबई अभी भी सबको समान रूप से आगे बढ़ने का मौका देती है? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी है और आर्थिक राजधानी के साथ साथ विगत कई वर्षों से आप मुंबई में देखिए, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता है। भूखा इसलिए नहीं सोता है क्योंकि हर हाथ काम है। अगर काम करने वाला है तो उसको काम की कमी नहीं है। और हमारे उत्तर भारतीय काम करते भी हैं, उन्हें कोई शर्म भी नहीं है। वो गड्ढे खोदते हैं, नाली बनाते हैं, गटर से कचरा निकालते हैं, और वही उत्तर भारतीय बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि मुंबई ने उत्तर भारतीयों का पेट भरा है और उन्हें भी सक्षम बनाया है, और हमारे उत्तर भारतीयों ने मुंबई को मजबूत बनाया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टावर में काम करते हैं और लोगों को टावर बनाते हैं, बना करके देते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर संतुष्ट रह करके अपना पेट का पालन करते हैं। तो मुंबई ये हमारी माता है जो हमें दूध देती है और उससे हमारा पालन पोषण उत्तर भारतीयों का हो रहा है। आपको सक्रिय राजनीति में शामिल होने के लिए किसने प्रेरित किया और क्या आप अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं? देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं राजनीति में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन हमारे आदरणीय शिवराज जीवन वाल्मीकि जो महाराष्ट्र के प्रभारी और राज्यसभा दर्जा प्राप्त मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने अचानक मुझे बुलाया। मैं जाने से मना कर दिया कि मैं भाई अपने काम में व्यस्त हूँ, नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा ऐसा व्यक्ति मैं पहली बार देख रहा हूँ जो बुलाने पर भी नहीं आता और लोग लाइन लगाए हैं, मैं उन्हें मिल नहीं पाता। तो उन्होंने मुझे कहा भी दिल्ली पहुँचने के बाद, जब हमारी सरकार थी केंद्र में, तो उन्होंने कहा कि आप जैसे व्यक्ति की हमें आवश्यकता है, क्योंकि आप समाज सेवी हैं, निस्वार्थ हैं, आपके अंदर कुछ पाने की लालसा नहीं है। तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया और उनके कहने पर ही मैं राजनीति में उतरा, और राजनीति में उतरने के बावजूद भी मैं सिर्फ समाज की सेवा में लगा हूँ। अब समाज की सेवा करते समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं इसमें कोई भेदभाव नहीं करता हूँ भाई। मैं बस यही चाहता हूँ कि मानवता की सेवा यह ईश्वरीय सेवा है और इसी मिशन को लेकर के मैं आगे चल रहा हूँ। आज कोविड क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूँ एज ए मेडिकल ऑफिसर, मैं डॉक्टर हूँ। तो वहाँ पर हमारे मेडिकल हेल्थ ऑफिसर आदरणीय जितेंद्र जाधव जी ने मुझे बुलाया। उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति डॉक्टर होकर के भी निस्वार्थ मेडिकल कैंप कर रहा है कोविड जैसे समय पर। उन्होंने मुझे कहा कि आप जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है और देश की आपको ज़रूरत है, आपकी देश को ज़रूरत है। तो मैं भी सर पे कफन बांध करके, जब कोविड भयानक चालू हुआ था, लोगों के अंदर एक डर सा, एक
मृत्यु का आभास हो रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा था। उस समय मैं मैदान में उतरा और हर गली कूचे में जाकर के कोविड पेशेंट की सेवा की, उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया। तो इस तरह से मैं राजनीति समाज सेवा के साथ लेकर के चल रहा हूं। राजनीति में कोई कूटनीति मेरी नहीं है। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप सबसे पहले उत्तर भारतीयों के लिए कौन सी सुविधा प्रदान करना चाहेंगे? देखिए, उत्तर भारतीय ये बिखरा हुआ समाज आज मुंबई में है। ये मैं मानता हूं कि जगह जगह लोगों ने जातिगत समाज बना लिए हैं, वो अपनी मीटिंग करते रहते हैं, लेकिन ये सारे जातिगत जो समाज के लोगों ने अलग अलग अपना तबका बनाया, मैं चाहता हूँ सब जुट इकट्ठा हो जाएं और किसी व्यक्ति विशेष के नेतृत्व में आगे बढ़ें और उसमें सभी तबके के लोगों को लिया जाए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्णों को अगर हम व्यवस्थित सम्मान दे करके वहाँ बिठाते हैं तो ये सारे के सारे अपने आप नदियों से बहते हुए सागर में चले आएंगे। तो उसी तरह मुंबई उत्तर भारतीय सागर में अगर हमें इन्हें समेटना है तो इसके लिए पहले तो हमें इन्हें एक सूत्र में बांधना है। और यदि मुझे मौका मिला तो मैं सबसे पहले यही काम करूँगा जो मैंने आपको बताया, कि हमारी एकता अखंडता बनी रहे और हम सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठा पाए। हमारी सरकारी योजनाएं तमाम होती है जिसके लाभ से हम वंचित रह जाते हैं क्योंकि अज्ञानता का कारण हो जाता है। तो हम अपने उत्तर भारतीयों को सामाजिक तौर पे इकट्ठा करके सम्मान दे करके और सरकारी योजनाओं में भी लाभ दिलाना चाहते हैं और इनके भी बच्चे आगे बढ़ें। हमारे उत्तर भारतीय के बच्चे वो काम न करें जो उनके माता पिता छोटा मोटा काम करके आजकल अपना पालन पोषण कर रहे थे। ये मुंबई की शायद तीसरी या चौथी पीढ़ी है आज़ादी के बाद जो आज काफ़ी समझदार हो गई है। और मैं सभी समझदार जितने भी उत्तर भारतीय लोग हैं, मैं उन्हें अपने दिल से यही संदेशा देना चाहता हूँ कि भाइयों, आप एक हो जाओ। अगर आप एक नहीं होगे तो आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे और हमारी एकता खंड खंड भी खंडित हो जाएगी।